जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका देहरादून जनपद की क्लास में। तो आज की क्लास में हम BS नेगी जी की किताब का जिला देहरादून की क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे कितने पार्ट में होता है ये। जहाँ तक इसमें 4-5 पार्ट होंगे और हम इनको छोटे छोटे पार्टों में 30 मिनट के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे देहरादून जनपद का इतिहास। ठीक है, चलिए। किंवदंती के अनुसार देहरादून का पहले नाम द्रोणनगर था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य आपको पता होंगे, जिन्होंने कुरु राजकुमारों को यानी कि कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। तो वो द्रोणाचार्य, उनका निवास स्थान था पहले देहरादून, मतलब वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, तो उसको पहले द्रोणनगर कहा जाता था देहरादून को, द्रोण की तपस्या के कारण। और इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। तो पृथ्वीपुर और द्रोणनगर किसके प्राचीन नाम हैं? देहरादून के। 1699 में गुरु रामराय ने देहरादून में मुगल शैली के गुरुद्वारा की नींव रखी थी। गुरु रामराय ने देहरादून में गुरुद्वारा कब बनाया? 1699 में। ठीक है, 1699 में बनाया। और किस शैली में था ये? मुगल शैली में। 1699 में गुरु रामराय ने देहरादून में गुरुद्वारा बनाया मुगल शैली का। गुरु रामराय फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। पंवार या परमार शासक फतेह शाह ने गुरु रामराय को गुरुद्वारे की आय हेतु 3 गांव दान में दिए। 3 गांव कौन कौन से थे? खुड़बुड़ा, राजपुर, चामासारी। ये 3 गांव दान दिए थे फतेह शाह ने गुरु रामराय को। फतेह शाह कौन थे? इनके दरबार में नवरत्न विराजते थे। नवरत्न, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे ना, उसी तरह से इनके दरबार में भी नवरत्न विराजते थे। तो इन्होंने 3 गांव दिए थे गुरु रामराय को, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। जो खुड़बुड़ा है, इसमें हमने अभी खुड़बुड़ा का युद्ध भी देखेंगे, जो गोरखों और पंवारों के बीच में होता है। अंतिम पंवार प्रद्युमन शाह उसमें शहीद हो जाते हैं। वो खुड़बुड़ा वही स्थान है। और राजपुर और चामासारी, इनके नाम भी आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1635 में शाहजहां के सेनापति नजाबत खान ने दून घाटी में आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। महारानी कर्णावती किनकी पत्नी थी? महाराजा महिपति शाह की। महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है और जो इनके पुत्र होते हैं पृथ्वीपति शाह, वो छोटी होते हैं। तो माता कर्णावती इनकी संरक्षिका के रूप में तब शासन कर रही थी। तो उस समय 1635 में मुगल सोचते हैं कि यहाँ पे कोई सत्ता नहीं है, तो महारानी क्या कर लेगी। तो कर्णावती, जो मुगल के सैनिक आए थे, उन सबके नाक कान कटवा देती हैं। तो इसलिए इनको नकटी रानी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया था कि किसने आक्रमण करवाया था? मुगल सेनापति शाहजहां ने करवाया था। और सेनापति का नाम पूछा था, उसको भी याद करना, नजाबत खान। कनिष्ठ शायद के पेपर में आया था। ठीक है, नजाबत खान ने दून घाटी में आक्रमण किया था। UK SSC के एग्जाम में आया था। ठीक है, इसको याद कर लेना आप। और कर्णावती को क्या बोलते हैं? नकटी रानी। आगे देखिए। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में 1757 में अधिकार किया और 1770 तक राज किया। किसने किया? रोहिला सरदार। रोहिलाओं का आक्रमण कब हुआ? प्रदीप शाह के काल में। प्रदीप शाह के काल में। और 1757 से 1770 तक इसने शासन किया, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने। आगे बढ़ते हैं। प्रद्युमन शाह के मंत्री रामावधरणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनका वध पराक्रम शाह ने करवाया था। पराक्रम शाह भी एक राजकुमार था। प्रद्युमन शाह के समय जो इनके मंत्री थे रामावधरणी थे। इन्होंने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन इनकी हत्या, रामावधरणी की हत्या कौन करा देता है? पराक्रम शाह। आगे बढ़ते हैं। 1785 में गुलाम कादिर खान ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को दून का गवर्नर बनाया। गुलाम कादिर खान ने देहरादून पर आक्रमण कब किया? 1785 में। और गवर्नर किसको बनाया? उमेद सिंह को। प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ कर दिया। किस उमेद सिंह के साथ? जब गुलाम कादिर खान ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उसको उमेद सिंह को अपना गवर्नर बना के गया था, और उसी उमेद सिंह के साथ प्रद्युमन शाह अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और उसे दून का स्थायी शासक नियुक्त कर देता है। पहले तो गवर्नर था, लेकिन प्रद्युमन शाह की पुत्री से विवाह हो जाने के बाद उमेद सिंह दून का स्थायी शासक नियुक्त हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 14 मई
1804 एक ऐतिहासिक दिन है जब पवार की सत्ता खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद टिहरी रियासत आती है, उसमें पवार राजा होते हैं, 6 राजा होते हैं, लेकिन जो पूरी पवार पूरी गढ़वाल जो सारे के सारे गढ़ों को एक करके था, क्योंकि उसमें केवल टिहरी ही रह जाता है, तो ये अंत हो जाता है 14 मई 1804 देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में। तो इसमें गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध होता है और प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। 1804 में देखिए, 1804 में क्या हुआ था, गोरखों का शासन आ गया था, लेकिन 1814 में क्या होता है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी सेना आ जाती है। कहाँ? देहरादून में प्रवेश कर जाती है मोहंड व तिमली दर्रों से। मोहंड व तिमली दर्रों से अंग्रेजी सेना देहरादून में प्रवेश करती है और नाला पानी में बलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो नाला पानी नामक एक जगह है, वहाँ पर बलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी इनके नेतृत्व में, बलभद्र शाह थापा ये गोरखों की तरफ से थे और जनरल जिलेस्पी ये अंग्रेजों की तरफ से थे। वहाँ पर युद्ध होता है नाला पानी में। तो इसमें जो जनरल जिलेस्पी है वो मारा जाता है, जनरल जिलेस्पी मारा जाता है। और यहाँ पर जो नाला पानी में जहाँ पे युद्ध हुआ था, वहाँ पे 2 स्मारक बनाए गए हैं। एक कलंगा स्मारक है, कलंगा स्मारक ये जिलेस्पी के लिए है कलंगा, और दूसरा है उसके सिपाहियों की स्मृति के लिए, मतलब कलंगा स्मारक जिलेस्पी और उसके सिपाहियों के लिए है, और जो दूसरा स्मारक है वो खलुंगागढ़ी में है, वो बलभद्र शाह और उसके सैनिकों के लिए बनाया गया है, उसके सैनिकों की याद में। देखिए 2 स्मारक बने, 2 सेनाएं थी, गोरखा और अंग्रेज। गोरखों के लिए बना था खलुंगागढ़ी में बलभद्र शाह और उसके सैनिकों के लिए, और अंग्रेजों के लिए बना कलंगा स्मारक जिलेस्पी और उसके सैनिकों के लिए। ये याद हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। 1817 में देहरादून गठन के बाद 1817 में देहरादून गठन के बाद सहारनपुर मंडल में 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। 1817 में जब देहरादून का गठन हो जाता है तो उसके बाद उसको सहारनपुर मंडल में डाल देते हैं। सहारनपुर अभी यूपी का एक ज़िला है, वहाँ डाल देते हैं देहरादून को, और 1825 में इसको कुमाऊं कमिश्नरी में ले आते हैं। देखो 1817 में देहरादून का गठन किया, उसको इसमें सहारनपुर मंडल में डाल दिया, लेकिन 1825 में फिर कुमाऊं कमिश्नरी में डाल दिया। फिर 1829 में देहरादून के साथ जौनसार बाबर का उपायुक्त क्षेत्र रखकर मेरठ मंडल में रखा गया। फिर 1829 में कुमाऊं कमिश्नरी से भी निकाल के मेरठ मंडल में। सबसे पहले कहाँ था? सहारनपुर मंडल में, फिर कुमाऊं कमिश्नरी में, फिर मेरठ मंडल में आ जाता। फिर 1871 में देहरादून को अलग ज़िले के रूप में प्रकाशित किया गया। फिर 1871 में देहरादून को अलग ज़िला बना दिया गया। और फिर 1975 से देहरादून गढ़वाल मंडल में स्थित है। 1975 से देहरादून कहाँ पे है? गढ़वाल मंडल में। देहरादून की कहानी समझ में आई? आप 1 सेकेंड रुक सकते हैं। ये देखिए मैं ओरिजिनल पेपर लेके आई, क्योंकि देखिए जो देहरादून का क्वेश्चन अभी हमने बोला था वो अभी जो कल ही परसों ही जो एग्ज़ाम हुआ है उसका वीडियो BPDO का पटवारी का 14 जून 2026, उसमें देहरादून का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो आपको ये सारे फैक्ट याद करने होंगे। देखिए इन कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए बोल रहा है। पहला क्या है? सही उत्तर पूछ रहा है, ठीक है। 1817 के विनिमय 4 के अनुसार देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक जिला बनाया गया। देखिए 1817 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक जिला बनाया गया। क्या ये कथन सही है? अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? 1817 में जब देहरादून का गठन हुआ तो हमने उसको कहाँ पे डाला था? सहारनपुर मंडल में डाला था ना, सहारनपुर मंडल में। तो 1821 में तो वहाँ सम्मिलित हो गया, तो पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। और कुमाऊं कमिश्नरी में कब डाला था? 1825 में डाला था, और पृथक जिला नहीं पर कुमाऊं कमिश्नरी में इसको डाल दिया था 1825 में। तो पहला कथन तो हमारा गलत हो गया। अब आगे दूसरा कथन देखिए। 1825 में विनिमय 221 के अनुसार देहरादून क्षेत्र को सहारनपुर जिले में सम्मिलित किया गया। क्या देहरादून को सहारनपुर जिले में कब सम्मिलित किया गया? 1817 में किया गया। विनिमय तो मुझे नहीं पता है क्या है करके, लेकिन देहरादून क्षेत्र को सहारनपुर में सम्मिलित किया था 1817 में, जब स्टार्टिंग में बात हो रही थी। तो यह कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा कथन देखिए। परगना चंडी जो आंशिक रूप से जिला मुरादाबाद और अंशतः
सहारनपुर जिले का भाग था जो 1825 में विनिमय 21 के अनुसार कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित किया गया। तो ये क्या हो गया? सही। अभी हमने पढ़ा था ना 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित किया था। तो ये जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है, परगना चंडी जो आंशिक रूप से जिला मुरादाबाद, आंशिक रूप से सहारनपुर का भाग था, उसको 1825 में कहाँ पे डाला गया? कुमाऊं कमिश्नरी में। तो ये कथन क्या हो गया हमारा? तीसरा कथन सही हो गया। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा क्या बोल रहा है? 8 दिसंबर 1925 को F.J. शोरी को सहारनपुर का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तो ये तो गलत है, लेकिन मुझे पता नहीं है नियुक्त किया गया नहीं किया गया, क्योंकि ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया। लेकिन मेन क्वेश्चन वो फाइट किन में थी? इन्हीं में थी कि कुमाऊं में शामिल कब किया गया, कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। देखो दूसरे तो हम ये दोनों में से तो एक होना था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो इसलिए इन दोनों को तो हम आंसर मानेंगे नहीं, क्योंकि इसने ये तो कुमाऊं में शामिल किया होगा, ये तो नहीं किया होगा। चलिए इसको चलो देखते हैं अब आगे हम देहरादून पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको देहरादून की कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन 1975 से लेके अब देहरादून कहाँ पे है? हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नगर निगम के बारे में। नगर निगम 9 दिसंबर 1998, यानी कि हमारे राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था ना, 9 नवंबर 2000 को। लेकिन ये 2 साल पहले ही नगर निगम बन चुका था। कौन? देहरादून जिला। देहरादून जिला कब बन था? 9 दिसंबर 1998 को। लेकिन नगर निगम बड़ा होता है नगर पालिका से, तो इससे पहले नगर पालिका बनी होगी। नगर पालिका कब बनी? 1867 में। 1867 में या तो ऐसे याद करो, देहरादून नगर पालिका कब बनी? जब प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1967 में, बॉम्बे में हुई प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। ये देहरादून नगर पालिका की। और देहरादून में ये भी है, मसूरी नगर पालिका है देहरादून में, और मसूरी भी देहरादून में आता है ना। और मसूरी नगर पालिका कब बनी? 1842 में। 1842 में बनी मसूरी नगर पालिका, और राज्य की सबसे पहली नगर पालिका मानी जाती है मसूरी नगर पालिका। और एक फैक्ट देख लीजिए, देहरादून को लीची नगर एवं सैनिक नगरी भी कहा जाता है। लीची नगर और सैनिक नगरी भी कहा जाता है किसको? देहरादून को। चलिए इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लें। देखो प्राचीन नाम क्या था देहरादून का? द्रोणनगर था। और इतिहासकार पृथ्वीपुर भी बताते हैं। गुरु राम राय ने गुरुद्वारा कब बनाया? 1699 में, मुगल शैली में। और फतेह शाह ने 4 गांव दान दिए थे गुरु राम राय को, राजपुर, चामासारी और खुड़बुड़ा। और 1635 में शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने आक्रमण किया, कर्णावती ने पराजित किया। और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने कब किया? 1757 में आक्रमण किया दून घाटी में, और 1770 तक राज किया। और प्रद्युमन शाह के मंत्री थे रामी व धरणी। इन्होंने देहरादून में शासन प्रबंधन का प्रयास किया था, लेकिन इनकी हत्या कौन कराता है? पराक्रम शाह। उसके बाद हमने ये देखा गुलाम कादिर खान ने किया था देहरादून पर आक्रमण। कब? 1785 में गुलाम कादिर खान ने देहरादून पर आक्रमण किया और उमेद सिंह को दून का गवर्नर बनाया। प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ करा दिया और दून का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया उमेद सिंह को। और फिर खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 14 मई 1804 को। प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं। फिर 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सेना जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में दून घाटी पर आक्रमण करती है। तिमलियों और मोहनजोदड़ो से होके आते हैं ये लोग, और वहाँ पे बलभद्र शाह गोरखों का नेतृत्व कर रहा होता है। और यहाँ पे जो ये है जनरल जिलेस्पी है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे नाला पानी में 2 स्मारक हैं। एक कलंगा स्मारक है जो कि जिलेस्पी और उसके सैनिकों की याद में है, और दूसरा खलुंगा गढ़ी है। ये है बलभद्र शाह और उसके सैनिकों की स्मृति में बनाई गई है। फिर आगे हमने देखा देहरादून के बारे में। और 1817 में देहरादून को कहाँ पे? सहारनपुर मंडल में डाला था। 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में डाला। 1829 में मेरठ मंडल में डाल दिया था, जहाँ जौनसार बाबू को भी उसके साथ मिक्स करके। फिर 1871 में देहरादून जिले को अलग जिले के रूप में गठित हुआ। फिर 1975 से लेकर देहरादून अब तक की इसमें है गढ़वाल मंडल में। फिर हमने देहरादून नगर पालिका देखी। 9 दिसंबर 1998 को स्थापना हुई। देहरादून नगर निगम बनेगा था 1867 में। और मसूरी नगर पालिका कब बनी? 1842 में। मसूरी नगर पालिका राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है। गढ़वाल की भी बोलेंगे, और राज्य की सबसे पुरानी कौन है? मसूरी नगर पालिका। चलिए
इतना हो गया। और देहरादून को क्या बोलते हैं? सैनिक नगर और लीची नगर भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में देखेंगे, देहरादून शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा हुआ है। शिवालिक देखिए, पहले क्या होता है? बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक आता है। शिवालिक के बाद फिर दून, शिवालिक के बाद फिर ये तराई वगैरह, दून वगैरह ये सब आते हैं। तो शिवालिक मध्य, ये मध्य हो गया। मध्य और शिवालिक के बीच जो संरचनात्मक घाटियाँ होती हैं उनको दून घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बसा है देहरादून। देहरादून जिला मुख्यतः दो भागों में बटा है, एक दून घाटी, दूसरा जौनसार भाबर क्षेत्र। एक दून घाटी है, दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसार भाबर क्षेत्र है। तो दो भागों में बटा है देहरादून। अब और सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून। सबसे पूर्वी कौन सा है? पिथौरागढ़। सबसे उत्तरी उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी उधम सिंह नगर। गुड। अब आगे चलिए। देहरादून की सीमाएं दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। किस किस से? हिमाचल और यूपी से लगती हैं देहरादून की सीमाएं। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो गई। और देहरादून जिले की 4 जिलों से सीमाएं लगती है। देखो, अगर राज्य पूछेंगे तो 2, हिमाचल और यूपी, और अगर जिले पूछेंगे तो 4 जिलों से सीमा लगती है। किस किस से? एक तो हरिद्वार से लगेगी, उत्तरकाशी से, टिहरी से और पौड़ी से। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी। एक शहर है ऋषिकेश। ऋषिकेश शहर ये देहरादून से भी सीमा बनाता है और इससे टिहरी से भी और पौड़ी से भी, इनसे सीमा बनाता है ऋषिकेश शहर। और आगे चलते हैं। देहरादून जिले हिमाचल का सिरमौर व शिमला जिला, हिमाचल के सिरमौर और शिमला जिले से बाउंड्री बनाता है कौन? देहरादून। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से बनाता है। सहारनपुर मंडल में भी था ना पहले ये, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से लगता है देहरादून जिला। आगे चलते हैं। दून राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार है। और भी दून है उत्तराखंड में, चौखम दून, कोठा दून, पौड़ी दून, चंडी दून, हरकी दून, बहुत सारे दून हैं। तो सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। यह 75 किलोमीटर लंबा है और इस घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। देहरादून में लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर देहरादून की। इस तरह से है ना, ऐसे करके, तो लंबा है 25 किलोमीटर और चौड़ाई कम है इसकी कंपैरेटिवली लंबाई। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। प्रायः भूस्खलन लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होता है। देखो, दून कहाँ पे था? लघु या मध्य हिमालय, फिर नीचे था शिवालिक, इनके बीच में क्या है? दून घाटी है, इनके बीच में दून घाटी है। तो जो भूस्खलन आता है वो कहाँ से आता है? ऊपर से आता है, यानी कि लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से आता है। और फिर देखेंगे देहरादून की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण। देहरादून की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण। इतना समझ में तो आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आसन बैराज। आसन बैराज पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी में ढालीपुर के पास में आसन बैराज जून 1967 में बनाया गया, जिससे शक्ति नामक नहर निकाली गई है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे आसन बैराज किस पे बना है? पूर्वी यमुना नहर और आसन के संगम पे। आसन बैराज से तो हम समझ जाएंगे कि आसन नदी पे बना है। आसन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो आसन पे, इस पे बनाया गया है और इनका संगम होता है रामपुर नामक स्थान पे, रामपुर मंडी ढालीपुर के पास। रामपुर मंडी ढालीपुर के पास संगम होता है। जून 1967 में बनाया गया आसन बैराज। कब बनाया गया? जून 1967 में। और यहाँ से शक्ति नामक नहर निकाली गई। आसन बैराज के निकट वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी स्थित है। वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी कहाँ पर है? आसन बैराज के निकट देहरादून में। कहाँ पर है आसन बैराज? रामपुर मंडी और ढालीपुर के पास। यहाँ पे प्रशिक्षण संस्थान भी है वन आरक्षी का। आगे चलते हैं। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहा जाता है। जो आसन बैराज पर जो जलाशय बना है उसका नाम। आसन बैराज में प्रवासी पक्षियों, साइबेरियन सहित अनेक पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है।
तो जो आसन बैराज है वहाँ पे प्रवासी पक्षियों साइबेरियन सहित बहुत सारे पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है। आसन बैराज के बारे में आप मुझे बता सकते हैं एक बार, कहाँ पे बना है आसन बैराज? आसन नदी पर और पूर्वी यमुना नहर पर। और कहाँ पे संगम होता है इसका? रामपुर मंडी ढालीपुर में। कब बना? जून 1967 में बना। किस लिए फेमस है? जो प्रवासी पक्षी हैं साइबेरियन वगैरह, इनके सब के लिए फेमस है। और यहाँ पे आसन बैराज के निकट रामपुर मंडी में एक प्रशिक्षण संस्थान था। किनका है? वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान। और जो आसन बैराज से जो जलाशय बनता है उसको क्या बोलते हैं? ढालीपुर झील या आसन जलाशय। चलिए, उत्तराखंड वन एवं वन संस्थान। देहरादून को वन नगर कहते हैं, देहरादून को लीची नगर भी कहते हैं, वन नगर कहते हैं। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गौर फरमाइएगा। देहरादून में मानसूनी वन पाए जाते हैं जो 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। हाइट भी याद करनी पड़ेगी। 1500 मीटर तक की ऊंचाई में कौन से वन मिलते हैं? मानसूनी वन। कहाँ पे पाए जाते हैं? दून घाटी में। आगे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन का प्रावधान है। जो राज्य वन्य जीव बोर्ड गठन का प्रावधान किसके तहत है? वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत। दून घाटियों में कैसे वन? मानसूनी। कितने हाइट तक? 1500 मीटर से कम हाइट तक। बस इतना ही था। चलिए आगे चलते हैं। देहरादून जनपद में अब कुछ मिसलीनियस देखेंगे। ताल और कुंड देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ताल और कुंड देखेंगे। कांसरो ताल राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के मध्य में रायवाला के समीप देहरादून जनपद में स्थित है। कांसरो ताल कहाँ पे है? देहरादून में है। चंद्रबाड़ी ताल, ये भी देहरादून में है। गौतम कुंड चंद्रबनी देहरादून में है। अब याद कीजिए, कांसरो ताल कहाँ पे है? देहरादून में। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है उसके मध्य में है, रायवाला के समीप। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला है। आप ऐसे याद कर लो, PHD। P फॉर पौड़ी, H फॉर हरिद्वार, D फॉर देहरादून। पौड़ी हरिद्वार देहरादून। राजाजी PHD। तो जो कांसरो ताल है वो रायवाला के समीप में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के मध्य में। तो और कहाँ पे है कांसरो ताल? रायवाला कहाँ पे है? देहरादून जनपद में। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून में। चंद्रबाड़ी ताल किधर? देहरादून में। और गौतम कुंड कहाँ पे है? चंद्रबनी देहरादून में। गौतम कुंड कहाँ पे? चंद्रबनी देहरादून में। आगे चलिए, देहरादून जनपद में जलप्रपात या फॉल। अब देहरादून के कुछ जलप्रपात या वाटरफॉल देखेंगे। देखिए, टाइगर फॉल प्रपात ये है चक्राता देहरादून में। यहाँ 50 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। 50 मीटर की ऊंचाई से क्या गिरता है? जल गिरता है। टाइगर जलप्रपात कहाँ पर है? टाइगर चक्राता। टाइगर जलप्रपात कहाँ है? चक्राता देहरादून। देखिए, टाइगर में 4 वर्ड आ रहे हैं, चक्राता में भी 4 आ रहे हैं, ऐसे याद कर लो। चक्राता में मोईगाड़ में भी 4 वर्ड आ रहे हैं, चक्राता में भी 4 आ रहे हैं। अब इसको मैं किमोना चक्राता, अब तुम कंफ्यूज करोगे यार, चलो छोड़ो, ऐसे मत करो। टाइगर मोईगाड़ किमोना जलप्रपात कहाँ है? तीनों चक्राता में है। टाइगर मोईगाड़ किमोना जलप्रपात कहाँ पे है? चक्राता में। अब देखो, शिखर फॉल राजपुर रोड में है। शिखरपुर राजपुर में है, देहरादून के राजपुर में। राजपुर चामाशारी खुड़बुड़ा किसने दिए थे? फतेह शाह ने, गुरु राम राय। तो राजपुर में कौन सा फॉल है? शिखर फॉल देहरादून की। मैसी जलप्रपात मसूरी के पास है। मैसी जलप्रपात मसूरी, मौ से मैसी। मैसी जलप्रपात मसूरी में। तो याद रखो, मौसी कहाँ चलेगी? मसूरी चलेगी। मैसी जलप्रपात किधर? मसूरी में। पटना जलप्रपात बिहार में, कहाँ? ऐसे नहीं करना, ठीक है। पटना जलप्रपात पौड़ी के ऋषिकेश क्षेत्र में स्थित है। पटना जलप्रपात कहाँ है? पौड़ी के ऋषिकेश क्षेत्र में स्थित है। देखो, अभी मैंने बताया था ना, ऋषिकेश, पौड़ी, टिहरी, देहरादून इनके बीच में पड़ता है। तो पौड़ी के ऋषिकेश वाले एरिया में क्या है? पटना जलप्रपात है। फिर है नीरगड्डू झरना ये टिहरी जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में।
अभी हमने बोला पौड़ी के ऋषिकेश क्षेत्र में, टिहरी के ऋषिकेश क्षेत्र में पड़ता है नीरगड्डू झरना। गरुड़ चट्टी प्रपात, गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ मार्ग पौड़ी में है। गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? पौड़ी में। एग्जाम में आ चुका है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो उसका मार्ग है उस मार्ग में पड़ता है गरुड़ चट्टी प्रपात। गरुड़ चट्टी प्रपात कहाँ पर है? पौड़ी में। फूल चट्टी झरना, फूल चट्टी झरना किधर है? ऋषिकेश में। फूल चट्टी झरना कहाँ पे? ऋषिकेश में। सारे फैक्ट हो गए ना, एक बार इन लोगों को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आसन झील कब बनी थी? जून 1967 में। शक्ति नहर निकाल रखी है इससे, और इसको जलाशय को क्या बोलते हैं? ढालीपुर झील या आसन जलाशय। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और मानसूनी वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? दून घाटी में 1500 मीटर की ऊंचाई तक। राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन का प्रावधान किस में है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 के धारा 6 के तहत। कांसरोताल कहाँ है? देहरादून में, राजाजी नेशनल पार्क के बीच में, रायवाला के समीप, रायवाला के समीप। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून में, चंद्रबाड़ी ताल देहरादून में। गौतम कुंड ये चंद्रबनी देहरादून में, गौतम कुंड चंद्रबनी देहरादून में, देहरादून जनपद में। और जलप्रपात कौन से थे? टाइगर मोईगाड़ किमोना, टाइगर मोईगाड़ किमोना कहाँ पे थे? चक्राता में। टाइगर मोईगाड़ किमोना चक्राता में। मैसी जलप्रपात कहाँ था? मसूरी में। और टाइगर जलप्रपात कितने ऊंचाई से गिरता है यहाँ पानी? 50 मीटर की ऊंचाई से। शिखर जलप्रपात कहाँ था? राजपुर रोड देहरादून में। और पटना जलप्रपात पौड़ी के ऋषिकेश क्षेत्र में था। नीरगड्डू झरना टिहरी के ऋषिकेश क्षेत्र में था। गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ मार्ग में था, नीलकंठ महादेव मंदिर जाने वाले रास्ते में। और फूल चट्टी झरना कहाँ है? ऋषिकेश में। फूल चट्टी झरना कहाँ पर है? ऋषिकेश में। तो एक पेज तो ये हो गया। चलिए साथियों, अब बाकी के हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक हैं तो ये इसमें तो नहीं आएंगे, तो इसलिए हम इनको छोटी छोटी क्लासेस में पूरा कर लेते हैं। चलिए साथियों, जय श्री राम।